हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का युद्ध प्लेटफॉर्म में। चलिए आज के जीके क्लास में हम लोग देखते हैं जिसे इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त राजवंश। जी हाँ, आपने सही सुना, गुप्त राजवंश को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग को चलिए आज हम लोग देखते हैं, स्वर्ण युग आखिर क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात कि गुप्त राजवंश के जितने सारे शासक हुए उनके बारे में इतिहासकारों के द्वारा मतभेद उत्पन्न है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह जो है ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है नहीं, यह वैश्य थे। कुछ कहते हैं क्षत्रिय थे। यानी इस राजवंश के शासकों के बारे में मतभेद है कि यह किस जाति या किस धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो उस मतभेद को दूर करते हुए हम लोग ये याद रखेंगे कि गुप्त राजवंश के जितने सारे शासक थे वह सभी का सभी वैश्य थे। यह एनसीईआरटी का डेटा है। तो गुप्त राजवंश के जितने सारे शासक हुए, किस जाति से इनका संबंध था? तो वैश्य थे। आपको पता ही है कि मौर्य काल में जो है वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब जात के आधार पर बांटा गया या कर्म के आधार पर बांटा गया, एक प्रकार का जो है कास्टिज्म। तो उसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार प्रकार की जातियों का वर्णन है। और गुप्त काल में भी, गुप्त साम्राज्य में भी चार प्रकार की जातियों का वर्णन है। उस चार जातियों में से जो तीसरे नंबर पे जो वैश्य आता है, उसी से संबंधित हमारे गुप्त राजवंश के जितने सारे शासक थे माने जाते हैं। तो चलिए, गुप्त राजवंश के जो पहले शासक थे, जो संस्थापक कर्ता माने जाते हैं, उनका नाम था श्रीगुप्त। नाम क्या? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश का स्थापना की 240 ईस्वी में इसका नींव डाला और 280 ईस्वी तक यह शासन करते रहे। कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया, इनका एक दो कार्य है बस। इन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया? महाराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजवंश के पहले शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। बात अगले पॉइंट की करें तो मृग शिखावन जो कि पाटलिपुत्र के नजदीक स्थित है, यहाँ इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, वृहद मंदिर। कौन सा मंदिर? वृहद मंदिर। तो वृहद मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें जो खर्च आए उस खर्च के लिए उन्होंने 24 गांव को दान में दे दिया। मतलब 24 गांव से जो राजस्व का इनकम होता था उसकी सहायता से इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? पाटलिपुत्र में। उस मंदिर का नाम वृहद मंदिर। ठीक है, किस जगह पर? तो मृग शिखावन के अंतर्गत जो है इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आगे की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय माना जाता है, गुप्त साम्राज्य की जो नींव मानी जाती है, वह कौशाम्बी के निकट माना जाता है। और कौशाम्बी कहाँ? तो कौशाम्बी जो है प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। तो प्रयाग में जो है गुप्त राजवंश का स्थापना हुआ, ऐसा जो है इतिहासकारों का कहना है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे। इसकी राजधानी, जिस प्रकार से मगध में हर एक की राजधानी पाटलिपुत्र था, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ की राजधानी? तो गुप्त राजवंश की राजधानी थी। आगे की बात करेंगे तो इस वंश के जो दूसरे शासक हैं उनका नाम था घटोत्कच गुप्त। नाम क्या? घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त की बात करेंगे तो यह 280 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और 319, कहीं कहीं 320 इनके बारे में लिखा जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे 319 तक यह सफलतापूर्वक शासन करते रहे। और इसके पश्चात इस राजवंश के सबसे जो शक्तिशाली शासक थे, या कह सकते हैं आप इस राजवंश के जो वास्तविक संस्थापक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। नाम क्या? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ठीक है, 319 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठते हैं और 335 ईस्वी तक यह सफलतापूर्वक शासन करते हैं। 319 की बात करेंगे तो राजगद्दी पर बैठने के साथ साथ ही कौन? गुप्त राजवंश के जो तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम में राजगद्दी पर बैठने के साथ ही एक नए संवत का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है गुप्त संवत। यानी गुप्त संवत का शुरुआत कब हो? तो आप कह सकते हैं 319, कहीं कहीं लिखा हुआ है 320। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, और दोनों अगर अलग अलग मिले तो आप 319 को टिक आउट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठने के साथ ही क्या, किस संवत की स्थापना की? गुप्त संवत की स्थापना की। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। और लिच्छवी वंश एक क्षत्रिय राजवंश था। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम अपने साम्राज्य में अपने आप को जो है तुच्छ सम्मानते थे, क्योंकि यह वैश्य से, देख ही रहे हैं कि वैश्य से इनका संबंध था, वैश्य जाति से।
ठीक है। तो इनको जो है ग्लानि होती थी, इस कारण से इन्होंने क्षत्रिय वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, इसका नाम था कुमार देवी, इसके साथ इन्होंने विवाह किया और इस प्रकार से यह भी क्षत्रिय कहलाए, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। तो कुमार देवी के साथ इन्होंने क्या किया, विवाह किया। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो इन्होंने कुषाणों को और क्षत्रपों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, यानी कि भारत में जो कुषाण राजवंश का शासन था और क्षत्रपों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था उसको पूरी तरह से इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो सोच सकते हैं ये शक्तिशाली शासकों में से होंगे। आगे बात करेंगे तो इनका शासनकाल का जो क्षेत्र माना जाता है कि मगध से लेकर के, मतलब पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक, और दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश, मतलब कि एमपी मध्य प्रदेश का जो है दक्षिणी पूर्वी भाग तक जो है इनका क्षेत्र फैला हुआ था। किनका? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह सफलतापूर्व युद्ध करते हुए और लगातार युद्ध को जीतते हुए अपने कार्य क्षेत्र को इन्होंने बढ़ाया। इनके पश्चात जो शासक आते हैं, 320 के बाद जो शासक आते हैं, ये भी महान शासकों में से एक हैं जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कह सकते हैं इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक आप मान सकते हैं। किनको? समुद्रगुप्त को। क्यों मान सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इन्होंने 9 आर्यावर्त राजा, 1 2 नहीं, कितने? 9 आर्यावर्त राजा और 12 दक्षिणावर्त राजा, मतलब कि 9 राजा ऐसे जो उत्तरी भारत के थे और 12 राज्य ऐसे जिनका संबंध दक्षिणी भारत का था, ठीक है, दक्षिणी भारत से था। उन सभी लोगों को इन्होंने पराजित किया और पराजित करने के पश्चात इन्होंने आत्मनिवेदना, कन्योपायन भुक्ति, स्व विषय मुक्ति याचना, कहने का मतलब इतने बड़े शब्द है कि लिखना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। आत्मनिवेदना, कन्योपायन भुक्ति, स्व विषय मुक्ति याचना, तो यह एक ऐसा शब्द है जिसको कि इन्होंने अपने शासन में अपनाया। कहने का मतलब जिस भी राज्य को यह जीतते थे उस राज्य को, वहीं के राजा को फिर से वापस कर देते थे और उसे बस ये अपनी अधीनता को स्वीकार करने को कहते थे कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, शासन आप ही चलाइए, लेकिन शासन का जो बागडोर है मेरे हाथों में होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है समुद्रगुप्त ने नीति अपनाया और इतने लोगों को हराया। इसी कारण से इस व्यक्ति को, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे की बात करेंगे तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें हरिसेन द्वारा लिखित, ये लिखा हो किसके द्वारा है? हरिसेन। हरिसेन द्वारा लिखी गई अभिलेख कह सकते हैं जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति या प्रशस्ति लेख, ठीक है। इलाहाबाद में स्थित है इसलिए प्रयाग या फिर इलाहाबाद अभिलेख भी कह सकते हैं आप इसे। इलाहाबाद में स्थित या प्रयाग में स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो है किनकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त का जानकारी मिलती है। मतलब आप स्पष्ट इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं और पूछा गया बहुत बार इसके बारे में, प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है। तो आंख बंद करके आप टिक आउट करेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में इनकी जानकारी मिलती है अभिलेख से। आगे बात करेंगे तो इन्हें जो है अश्वमेध कर्ता भी कहा गया है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था इसलिए अश्वमेध कर्ता समुद्रगुप्त को कहा गया। किस वंश में? गुप्त वंश में एकमात्र शासक अश्वमेध कर्ता कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। आगे की बात करेंगे तो इनके सिक्कों पर जो है वीणा का चित्र अंकित मिलता है। वीणा, वीणा कहने का मतलब कि यह जो है संगीत से काफी ज्यादा लगाव रखते थे, संगीत प्रेमी थे। इस कारण से इन्होंने अपने सिक्कों पर वीणा का चित्र अंकित करवाया। किसका? वीणा का। इन्होंने कुछ उपाधियां भी लिया जैसे कि महाराजा धीराज की उपाधि, विक्रमांक की उपाधि, कविराज की उपाधि, जिसमें सबसे अधिक पूछा गया है कि कविराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है, गुप्त वंश के किस शासक को जाना जाता है। गुप्त वंशी ने पूरे इतिहास में कविराज के नाम से एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ये अभी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इनका 3 उपाधि था जिसमें फेमस उपाधि कौन? कविराज। महाराजा धीराज तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कविराज आपको ध्यान पे रखने। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था ही और इन्होंने सिक्कों का भी प्रचलन करवाया। किसका? तो चांदी के सिक्कों का इन्होंने प्रचलन कराया जिसको कि रुपयका कहा गया। क्या कहा गया? चांदी के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का रुपयका, ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। वहीं सोने का जो सिक्का यहाँ थे उसको दीनार कहा गया है। तो दोनों ध्यान पे रखेंगे। और इसी रुपयका का जो है पीछे वीणा का चित्र अंकित है। किसका? वीणा का। नेक्स्ट, इसके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम था रामगुप्त।
जो इनके पुत्र थे, किनके, समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे रामगुप्त। रामगुप्त जो है काफ़ी बेकार थे, इनका कोई मतलब नहीं था, इतना ये कमज़ोर शासक थे, क्या बोले, इतना कमज़ोर शासक थे कि इन्होंने जो है शक शासक जिनका नाम था रुद्रसिंह तृतीय, अच्छा द्वितीय यहाँ लिख दिया हूँ, तृतीय, इसको जो है इन्होंने अपनी बीवी भेंट कर दिए थे। जब रुद्रसिंह तृतीय जो है आक्रमण करते हैं रामगुप्त के ऊपर, तब इन्होंने जो है दुर्ग देवी को इस उदान दी, ले जा भाई मारपीट मत कर, ठीक है। तो सोच सकते हैं कितना कमजोर, कितना कायर व्यक्ति थे। इस कारण से इनका युद्ध इनके भाई के साथ होता है। इनके भाई कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको पराजित करके हटाते हैं, भाग यहाँ से, कोई मतलब इस सबका कोई काम है जी, कोई काम नहीं है। और इस प्रकार इन्हें यहाँ से गद्दी से हटा दिया जाता है और नए जो शासक बनते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम क्या ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त राजवंश के हमारे अगले शासक होंगे। इनके बारे में जानते हैं 375 से लेकर के 415 तक ये शासन करते हैं। हाँ, यहाँ डेट आपको दो मिल रहा होगा, जरा गौर कीजिएगा। 335 से लेकर 375 तक रामगुप्त के बारे में जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तब आपको 75 तक मिलेगा। लेकिन जब आप नॉर्मल एग्जाम देंगे, जैसे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, या फिर अन्य बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, तो आपको मिलेगा 380 तक। उसी प्रकार से इसमें ये सिर्फ पीसीएस के लिए है और ये भी आपका पीसीएस का डेट है, ठीक है। तो आपको ध्यान पे क्या रखना है, 335 से लेकर के 380 तक। इसमें ध्यान क्या रखना है, 375 से लेकर के 412 तक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनको 415 इसमें 375 ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इनका उपाधि था विक्रमादित्य। आपको मैंने बताया था कि पूरा का पूरा इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, उसमें से एक विक्रमादित्य आपका कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान पे रखेंगे कि विक्रमादित्य, प्रश्न पूछा गया कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है गुप्त राजवंश के, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे की बात करेंगे तो इन्होंने शकों को पूरी तरह से विनाश कर दिया। शक राजवंश, अभी आपको तुरंत बताया कि शक शासक रुद्रसिंह तृतीय, और इस तरह से इनके भाभी के साथ में किया तो सोच लीजिए सहन कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जड़ से ही समाप्त कर दिया, बोला एकदम खत्म कर दो। और समाप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया। किसका सिक्का चलवाया, किसको समाप्त करने के उपलक्ष्य में, शक को समाप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने किसका सिक्का चलवाया, चांदी का सिक्का चलवाया। कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे। आगे बात करेंगे, इन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म से, बौद्ध भिक्षुक भी थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिनका नाम था फाहियान। नाम क्या था, फाहियान। तो यह व्यक्ति भारत आए थे। तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा फाहियान। फा कहने का मतलब धर्म और यान कहने का मतलब आचार्य, यानी फाहियान का जो शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य होता है। ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म का दीक्षा यहाँ लेने के लिए आए थे। किस धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म के किस भाग से, तो आप जान ही रहे हैं महायान संप्रदाय से, ठीक है। हीनयान महायान दो है ना बौद्ध धर्म, तो महायान से इनका संबंध था। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो इनके दरबार में एक दो नहीं 9 रत्न रहा करते थे। कितने रत्न रहा करते थे, 9 रत्न रहा करते थे। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अष्टप्रधान शिवाजी द्वितीय और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय द्वितीय। तो इस प्रकार से जो है अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेवराय द्वितीय और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। शिवाजी द्वितीय के दरबार में नहीं, मैं शिवाजी द्वितीय बोल दिया, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो आगे बात कर रहे हैं 9 रत्न की। तो 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। आगे की बात करेंगे तो इन्होंने जो है इसकी यानी कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी पाटलिपुत्र को और दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैन को बनाया। यानी गुप्त साम्राज्य का भी कितना राजधानी, 2 राजधानी। पहला राजधानी कौन, पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन। उज्जैन क्यों, क्योंकि यह जो है गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कौन, उज्जैन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन सबसे बड़ा केंद्र व्यापार का था। किस वंश में, तो गुप्त वंश में। उसी प्रकार से जैसे शिक्षा का केंद्र, वो शिक्षा का केंद्र बहुत सारा था, नासिक था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था। इस प्रकार से 5-7 जो है शिक्षा का केंद्र था गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो आखिर 9 रत्न इनके दरबार में कौन कौन थे। आपने नाम सुना होगा कालिदास का, आपने नाम सुना होगा वररुचि का, इसके बारे में पूछा नहीं जाता। हाँ, वही ब्राह्मीर को देखिए, डबल स्टार जहाँ कर देते हैं उसको ध्यान पे रखना है। कालिदास किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय।
वरुचि, इसको नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। ब्राह्मीर बिल्कुल याद रखना है आपको। घटक पर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बैताल भट्ट, इसको भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शंकु, इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धनवंतरी बिल्कुल आप ध्यान दे करके रखिए इसको। छपनक, इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। अमर सिंह, यानी इस 9 में से आप किनको किनको याद रखेंगे मेरे तरफ से, तो आप धनवंतरी को याद रखिए, ब्राह्मीर को, कालिदास को याद रखिए। ठीक है, तो ये 3 को क्यों याद रखना है जरा गौर कीजिएगा। कालिदास द्वारा लिखित बहुत सारी पुस्तक, जैसा कि यहाँ भी हमने चर्चा किया है, यहाँ नहीं चर्चा की, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, इस पर कुमार संभवम, इस प्रकार से जितने सारे संस्कृत का पुस्तक है, कालिदास का जितने सारे पुस्तक है, लगभग सभी पुस्तक संस्कृत में लिखा गया। इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि गुप्त साम्राज्य का जो है राज्य की जो भाषा थी वह क्या था, तो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। किस साम्राज्य का? तो गुप्त साम्राज्य का राज्य की भाषा संस्कृत था। तो इस प्रकार से आप ध्यान पे रखेंगे। आगे बात करेंगे तो ब्राह्मीर के बारे में चर्चा। ब्राह्मीर यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। ब्राह्मीर खगोलविद थे। ये कौन थे? खगोलविद, यानी खगोल के बारे में पहले कौन बताए? तो ब्राह्मीर ने बताया कि खगोल क्या है, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ब्राह्मीर थे, जो कि इनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे की बात करेंगे धनवंतरी प्रमुख चिकित्सक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप धनवंतरी को याद रख सकते हैं। छपनक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, ज्योतिष विद्या का यह ज्ञानी थे। शंकु जान ही रहे हैं कि शंकु मैथ में भी एक आकृति होता है, तो इस प्रकार इनका संबंध भी जो था गणितीय ज्योतिष से था। किनका? शंकु का। शंकु व्यक्ति का नाम भी है। तो इस प्रकार से नवरत्न के बारे में आगे बात करेंगे। इनके दरबार में और भी व्यक्ति रहा करते थे, जैसे कि आर्यभट्ट की बात करेंगे। तो आर्यभट्ट का संबंध जो है पूछा जाता है कहाँ से है, तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से है, और इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक का रचना किया। साथ ही साथ इन्होंने सूर्य सिद्धांत का भी रचना किया। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी जो है सूरज का परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, उसके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन? तो आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली के जनक अगर किन्हीं को कहा जाता है तो किन्हें कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को कहा जाता है दशमलव प्रणाली का जनक। भारत में गणित का अगर किन्हीं को जनक कहा जाता है तो वह भी आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जीरो यानी शून्य का जनक कौन है? तो आर्यभट्ट ही है। दशमलव प्रणाली का भारत में जनक कौन? तो आर्यभट्ट। तो और सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किसका है? तो आर्यभट्ट का। तो इस प्रकार से आगे बात करेंगे तो ब्रह्मगुप्त, यह भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि कोई भी वस्तु फेंकने पर पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के पास जो शक्ति है, ग्रेविटेशनल पावर है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बताए थे तो वह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त बताए थे। इसलिए इन्हें न्यूटन का पूर्वगामी माना जाता है, या फिर इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ठीक है, किनको? ब्रह्मगुप्त। जैसे भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? तो नागार्जुन को। उसी प्रकार से भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। क्यों? यहाँ क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया। ठीक है, आगे बात करेंगे तो विष्णु शर्मा, जिसका पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और पंचतंत्र से हमें गुप्तकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलता है। आगे शूद्रक द्वारा लिखा हुआ मृच्छकटिकम, ये भी संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा कह सकते हैं महाकाव्य है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मृच्छकटिकम। किसका? शूद्रक का। ठीक है, तो ये सभी जो है पुस्तक जो भी लिखा हुआ है, जो बातें हैं आपको बिल्कुल ध्यान पे रखने हैं। हाँ, तो हम लोग चल रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य कभी आ जाता है, मौर्य पे ध्यान नहीं देना है, गुप्त राजवंश चल रहे हैं, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग जान लिए। अगला है हमारे कुमारगुप्त। इसके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है कुमारगुप्त, जो 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक अपने गद्दी पर सफलतापूर्वक ये भी शासन करते हैं। इनका शासनकाल बहुत ही शांत और समृद्धि रहा, मतलब इनको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस मेंटेन रखना पड़ा हर एक चीज़ जो कि इनको विरासत में मिला था। मतलब इनके पूर्वजों द्वारा, इनके जो है पहले जो शासक करे थे उस शासक द्वारा जिनको मिला उसको बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने क्या किया? कार्यान्वित किया, ने चलाया इसको बहुत बढ़िया ढंग से। और साथ ही साथ इन्होंने मगध में स्थित सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, उसका निर्माण करवाया कौन? तो कुमारगुप्त ने ही।
ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया, तो कुमार गुप्त ने करवाया। इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है गोविंद गुप्त या महेंद्रादित्य, इनका अन्य नाम है। तो महेंद्रादित्य और गोविंद गुप्त इनका नाम था, तो कुमार गुप्त का नाम था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करें तो इनके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो इसी के समय जो है हूणों का आक्रमण होता है, और हूण जो है मध्य एशिया से आए हुए व्यक्ति थे। मध्य एशिया के रहने वाले जो है या एक प्रकार से कह सकते हैं जनजाति थे जिनका नाम था हूण, और हूणों के जो नेता थे हुस्नवाज थे। ठीक है, तो हूण का भारत में जो है आक्रमण किनके समय में हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था, जिसको कि पूरी तरह से इन्होंने रोका या कह सकते हैं उनको पराजित किया। कौन? स्कंदगुप्त। आगे बात करेंगे तो इन्होंने सौराष्ट्र में, कहाँ? सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त को नियुक्त किया। सौराष्ट्र जान ही रहे हैं गुजरात में स्थित है, और इन्होंने ही इस गवर्नर की सहायता से जो गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया। किसका? सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील का मरम्मत कौन करवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? स्कंदगुप्त। ऐसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुदर्शन झील का मरम्मत जो है स्कंदगुप्त के पहले भी हो चुका है। शक शासक रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, और उसके बाद गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी किसका मरम्मत करवाया? तो सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। नहीं, कहाँ स्थित है? गिरनार पर्वत पर। कहाँ? तो सौराष्ट्र में। हाँ, एक बात और, इसका निर्माण कौन करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप लोग पढ़े होंगे मौर्य वंश में। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त के बारे में इतना ही। आगे जो इनके बाद शासक आते हैं उनका नाम था, बीच में और भी शासक आते हैं लेकिन कोई काम के वो सब नहीं थे। हाँ, 510 में जो है भानुगुप्त शासक बनते हैं। इनको इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि 510 में ही इन्हीं के समय एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है एरन अभिलेख, और उस अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी कि एक महिला जो है सती हुई थी उसकी चर्चा एरन अभिलेख में ही मिलता है, और इससे हमें यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में जो है सती प्रथा व्याप्त था। तो इस प्रकार से किसके बारे में? तो एरन अभिलेख के बारे में। एरन अभिलेख से क्या मिलता है? तो सती प्रथा का जानकारी मिलता है जो भानुगुप्त के समय में जारी हुआ था। इस वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम था विष्णुगुप्त। नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि इन्होंने इस वंश को और आगे नहीं बढ़ाया, और इस प्रकार से विष्णुगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश समाप्त हो गया और छोटे छोटे राजवंशों में बट गया। और इसमें और भी क्या चीज़ पढ़ने को है? तो पढ़ने को है कि इसका जो है सामाजिक स्थिति क्या था। तो समाज की स्थिति नॉर्मल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस प्रकार से मौर्य काल में था उसी प्रकार से गुप्त काल में साम्राज्य का स्थिति था, और कुछ नहीं। साम्राज्य की बात करेंगे तो 4 वर्णों में साम्राज्य इसका विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है कि 4 वर्णों में विभक्त था। कुछ मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की स्थिति। गुप्त साम्राज्य की स्थिति की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उसको 4 भागों में बांटा गया था। जो सबसे ऊपरी भाग था, जो सबसे बड़ा भाग था, उसको हम लोग देश के नाम से जानते थे, और आज भी जो हमारा स्टेटों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, वह देशी कहलाता है। तो उसी प्रकार से उसे जो देश के नीचे जो संघ था या देश के नीचे जो टुकड़ा था उसे हम लोग भुक्ति कहते थे, भुक्ति। उसके जो नीचे था उसको हम लोग विषय के नाम से जानते थे, और जो सबसे निचली इकाई थी उसको हम लोग ग्राम कहते थे, जिसके प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। ग्राम के प्रमुख ग्रामीण, विषय के प्रमुख विषयपति, भुक्ति के प्रमुख उपरी, और देश के प्रमुख गोपना कहलाते थे। तो इस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि क्षेत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया था। आगे की बात करेंगे तो इसी समय 4 जाति के अलावा और उपजाति का भी चर्चा मिलता है। यानी कि 4 वर्ण तो था ही पहले से। कितने वर्ण? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन? शूद्र। तो ये 4 पहले थे। जो एक नया उपजाति इसमें आया उसका नाम था कायस्थ। मतलब नए नए उपजातियों का उदय किसके समय में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। आगे की बात करेंगे तो स्त्री की स्थिति जो है निम्न हुई, स्त्री की स्थिति थोड़ी सी कम गई। इसके बाद बात करेंगे तो स्त्री जो है इसमें गणिका इसमें भी आई। जो वृद्ध, गणिका क्या थी पहले ये जान लेते हैं हम लोग। स्त्री की स्थिति में गणिका क्या थी? गणिका
और कुटनी क्या थी? हाँ, तो गणिका जो थी वैश्य स्त्री जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, अपने इच्छा अनुसार से जो है वेश्यावृत्ति करती थी, शादी ब्याह नहीं करती थी, उस तरह की स्त्री को हम लोग गणिका के नाम से जानते हैं। और वैसी गणिका मतलब वैसी महिला जो वृद्ध हो चुकी है और वेश्यावृत्ति करती थी, उस तरह के महिला को कुटनी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं गणिका क्या है, कुटनी क्या है। आगे उस समय कृषि का जो टैक्स था, कृषि से जो राजस्व लिए जाते थे अलग अलग प्रकार से थे, 1/4 से लेकर 1/6 प्रकार से, यानी 1/6 भाग तक भूमि से वसूला जाता था टैक्स। भूमि उस समय अलग अलग प्रकार के थे, कृषि योग्य भूमि, खेत, फिर कह सकते हैं घूमने योग्य भूमि, पशु के चराने योग्य भूमि, मतलब अलग अलग बंजर भूमि, अलग अलग प्रकार के भूमि थे और अलग अलग प्रकार के भूमि से अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। एक नियम और था कि अगर आप जंगल के काट कर, यानी जंगल को काट दिए उसके बाद अगर आप उसे खेतों का रूप देते हैं तो उस खेत पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार था। ऐसा नियम बना हुआ था गुप्त काल में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कृषि स्थिति क्या थी गुप्त वंश में। आगे की बात करेंगे तो भूमि दान देने का जो है प्रचलन वह भी गुप्त काल में देखा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता था गुप्त काल में। आगे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। तो इस गुप्त काल में देखा जाए तो गुप्त काल का जो है या गुप्त साम्राज्य का प्रमुख जो है यानी धर्म कौन था? तो वैष्णव, मतलब अधिकांश इसके शासक विष्णु के उपासक थे। इस प्रकार से राजकीय चिन्ह जो कि विष्णु का कह सकते हैं, विष्णु का क्या थे? गरुड़ वाहक, विष्णु का जो वाहक हो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, या फिर कह सकते हैं इनका घोड़ा एक तरह से कह सकते हैं। वैष्णव धर्म में हम विष्णु का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो पक्षी था उसका नाम क्या था? गरुड़ था। और इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का जो है यह क्या हो गया? तो राजकीय चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान पे रखेंगे आप। आगे की बात करेंगे तो मंदिर निर्माण करने की जो शैली आया, मंदिर निर्माण करने का जो प्रथा आया वो किसी और काल में नहीं, गुप्त काल में ही आया। गुप्त काल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य, इन सभी चीज़ों का संकलन किया गया। इस कारण से इसे इतिहास में, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे बात करेंगे तो दक्षिण भारत में आप लोग देखेंगे तो द्रविड़ शैली, उसी प्रकार से उत्तर भारत में जिस शैली पर मंदिरों का निर्माण होता था उसे हम लोग नागर शैली कहते हैं। यानी नागर शैली क्या है? जिस शैली पर मंदिरों का निर्माण होता था उत्तर भारत में उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। ठीक है, ऊंची ऊंची मूर्ति देखते हैं हम लोग। हाँ, तो नागर शैली आपका क्लियर हो गया कि उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में बोले तो द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत में था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अजंता की गुफा में बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं गुप्त वंश में। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता का गुफा स्थित है। और इस गुफा में 1 2 नहीं 29 गुफा स्थित है, यानी 29 प्रकार के कह सकते हैं उप गुफा, यानी छोटे छोटे गुफा स्थित है। और उस 29 में से अभी वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। और उस 29 में 16 और 17 नंबर, 16 और 17 नंबर ऊपर लिख दूं मैं, नीचे नहीं, 16 और कितना नंबर? 17 नंबर जो गुफा में चित्र अंकित किया गया वह किसी और समय में नहीं, गुप्त काल का है। कैवा नंबर? 16 नंबर और 17 नंबर गुफा ध्यान पे रखेंगे। कहाँ? अजंता में। ठीक है, तो किस 16 और कैमा नंबर? 17 नंबर। अभी वर्तमान में बचे कितने? 6। टोटल कितने हैं? 29 है। इसका संबंध किससे है? तो अधिकांश कहा जाता है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध से संबंधित भी है। कौन? अजंता गुफा। और कुछ कुछ हिंदू से भी संबंधित है। आगे की बात करेंगे तो इस समय में मूर्ति कला बौद्ध से, जैन से और हिंदू, यानी तीनों प्रकार के मूर्ति बनाया गया। किस साम्राज्य में? गुप्त साम्राज्य में। ऐसा नहीं है कि यह जो है वैष्णव धर्म को मानते थे तो ये सभी को नहीं मानते थे, सभी को मानते थे। ये किसी को जो है ये अपमान नहीं किए, किसी को जो है अनादर नहीं किए, सबको इन्होंने साथ लेकर के चला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अजंता की गुफा कहाँ? तो महाराष्ट्र में। आगे बात करेंगे तो साहित्य दीपवंश और महावंश जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसका भी संकलन जो है गुप्त साम्राज्य में ही हुआ। और बाकी इतिहासकार और नवरत्न की चर्चा में पिछली वीडियो में मतलब कह सकते हैं कि इसके पहले ही आगे ही हम लोग कर चुके हैं कि कालिदास ने क्या किया, आर्यभट्ट ने क्या किया, तो हर एक चीज़ का चर्चा, शूद्रक ने क्या किया, कौन से पुस्तक लिखा, तो देख सकते हैं कि कितने सारे इतिहासकारों को इन्होंने अपने पास रखा, कितने सारे कवि को रखा। तो उस प्रकार से कितने लोगों ने मिलकर इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया।
हाँ, भानुगुप्त की बात कर रहे थे तो उसमें भी देखिए हम लोग कि सबसे पहले प्रथम साक्ष्य किसका, सती प्रथा का प्रथम, यानी सती प्रथा इसमें क्या था, शामिल था सती प्रथा। 510 ईस्वी में जो जारी हुआ था अभिलेख, जिसका नाम था कौन सा अभिलेख, तो एरन अभिलेख। इस अभिलेख में जो है राजा भोज, इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि राजा भोज की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात जो है इनकी पत्नी सती हुई थी, स्वयं को जो है क्या कर दी थी, इनके साथ में अपने आप को जलाई थी। तो इसकी जो चर्चा मिलती है हमें कहाँ, एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त के समय जारी किया गया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य की भी आर्थिक स्थिति भी सही थी, राजनीतिक स्थिति भी सही थी, और कह सकते हैं दर्शन इसके समय में तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था। तो इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत सारे पॉइंट को आप लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।